नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज़ का अगला पार्ट, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड के उत्सव या महोत्सव या फिर यहाँ पर जो भी धार्मिक यात्राएं होती हैं उसका भाग 2 यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड, इससे पहले की क्लासेस जिसने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में गोलजू महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये कहाँ पर किया जाता है? तो चित्तई का जो गोलू देवता मंदिर है, तो चित्तई अल्मोड़ा में ये आयोजित होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, गोलू देवता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो चित्तई अल्मोड़ा में स्थित है। देखिए फ्रेंड, आपको ये याद रखना है, गोलू देवता के उत्तराखंड में 4 मंदिर है, खासकर कुमाऊं साइड। और ये गोलू देवता है, ये मूलतः चंपावत के थे, ये भी याद रखना है। अगर हम बात करें इनके जो 4 मंदिर है, पहला तो चंपावत के अंदर है, दूसरा है चित्तई अल्मोड़ा, तीसरा है ताड़ीखेत, ये भी अल्मोड़ा के अंदर है, और चौथा है घोड़ाखाल नैनीताल के अंदर। घोड़ाखाल का जो गोलू देवता मंदिर है तो वो भी नैनीताल में है। तो ये 4 मंदिर आपको याद रखना है, गोलू देवता से संबंधित है। और जो ये गोलू देवता है, इनको भगवान शिव का रूप माना जाता है और न्याय का देवता यहाँ पर जाना जाता है। तो न्याय के देवता के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोलू देवता को जाना जाता है। अगला है, प्रत्येक वर्ष 15 से 17 जून तक कालिदास महोत्सव, संस्कृत विद्वानों का संगम इसे कहते हैं। और ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो कविल्टा गांव रुद्रप्रयाग में मनाया जाता है। इससे पहले की क्लास में हमने बताया था, जो कालिदास की जन्मस्थली है कालीमठ के नज़दीक कविल्टा गांव को ही माना जाता है। इसीलिए कालिदास महोत्सव या फिर कहते हैं संस्कृत विद्वानों का संगम, क्योंकि जो कालिदास थे संस्कृत के एक विद्वान थे, तो इसलिए इस महोत्सव का नाम है संस्कृत विद्वानों का संगम। तो जो संस्कृत के विद्वान हैं वो इसमें भाग लेते हैं। तो ये कहाँ पर आयोजित होता है? कविल्टा गांव रुद्रप्रयाग में, जो कालीमठ के नज़दीक है। इसी के साथ साथ प्रत्येक वर्ष जो छोलिया उत्सव है, छोलिया नृत्य महोत्सव, तो ये कहाँ पर आयोजित होता है? ये पिथौरागढ़ में, खासकर कुमाऊं क्षेत्र का जो पिथौरागढ़ है वहाँ पर ही आयोजित होता है। देखिए फ्रेंड, जो छोलिया है इसी को गढ़वाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सरौ नृत्य के नाम से इसको गढ़वाल में जाना जाता है ना। और भोटिया की बात करें तो भोटिया में इसको पौड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जबकि कुमाऊं में क्या है? छोलिया नृत्य है। अगला जो उत्सव है वो भी पिथौरागढ़ में आयोजित होता है, इसका नाम है गंगवाली महोत्सव। देखिए फ्रेंड, जो ये गंगवाली महोत्सव है, ये सरयू एवं जो पूर्वी रामगंगा है इसी के मध्य जो घाटी है वहीं ये महोत्सव मनाया जाता है। और कहाँ पर आयोजित होता है? तो पिथौरागढ़ में आयोजित होता है, और प्रत्येक वर्ष जून के माह में इसका आयोजन यहाँ पर किया जाता है। अगला जो महोत्सव है ये भी गुंजी, जो ब्यास घाटी पिथौरागढ़ है वहाँ पर मनाया जाने वाला उत्सव है, जिसे कहते हैं ब्यास एवं शिव महोत्सव या फिर ब्यास व शिव मेला। और ब्यास से याद रखना है, ब्यास महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ब्यास घाटी पिथौरागढ़ में ये आयोजित होता है। और कभी आयोजित होता है? तो प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में ब्यास और शिव महोत्सव पिथौरागढ़ में आयोजित होते हैं। अगला जो महोत्सव है, प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में मनाया जाने वाला महोत्सव है, जिसको कहते हैं दीप महोत्सव। देखिए फ्रेंड, ये दीप महोत्सव दीपावली के अवसर पर आयोजित किया जाता है। और कहाँ पर ये आयोजित होता है? तो चंपावत में ये आयोजित होता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, दीप महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? तो चंपावत में होता है। किस अवसर पर होता है? तो दीपावली के अवसर पर दीप महोत्सव का आयोजन चंपावत के अंदर आयोजित होता है। अगला पॉइंट है, प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में सालम एवं रंग महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? यानी कि सालम और रंग महोत्सव का आयोजन किस क्षेत्र में होता है? तो ये भी अल्मोड़ा क्षेत्र में होता है, क्योंकि जो सालम है ये कहाँ पर स्थित है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। तो इसका आयोजन अल्मोड़ा में होता है। अगला जो महोत्सव है ये प्रत्येक वर्ष नवंबर दिसंबर में मनाया जाने वाला उत्सव है, जिसका नाम है कनाली छीना महोत्सव। तो कनाली छीना महोत्सव भी पिथौरागढ़ में आयोजित होने वाला उत्सव है। तो ये भी याद रखना है, कनाली छीना महोत्सव कब आयोजित होता है? तो नवंबर दिसंबर में पिथौरागढ़ में आयोजित होता है। अगला जो उत्सव है इसके बारे में हमने पढ़ा भी है, दीपावली के अवसर पर दीप महोत्सव, ये खेतीखान चंपावत में आयोजित होता है। तो ये पॉइंट याद रखना है, किस अवसर पर है? तो दीपावली के अवसर पर। अगला जो महोत्सव है महिषानी महोत्सव। देखिए फ्रेंड, ये महिषानी महोत्सव ये क्यों फेमस है? तो ये भारत और नेपाल की जो संस्कृति है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि उसकी झलक इसमें दिखाई जाती है, जो कि झूलाघाट पिथौरागढ़ के अंदर आयोजित होता है। अगला जो उत्सव है ये प्रत्येक वर्ष दिसंबर में आयोजित होता है और 5 दिन तक मनाया जाने वाला ये उत्सव है, और जिसका नाम क्या है? रवाई शरदोत्सव। तो रवाई कहाँ है? तो बड़कोट उत्तरकाशी क्षेत्र में है। तो बड़कोट उत्तरकाशी में रवाई शरदोत्सव मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। रवाई कांड कब हुआ था? तो 30 मई 1930 को रवाई कांड होता है, जो कि बड़कोट उत्तरकाशी के अंदर यमुना नदी के तट पर स्थित था। अगला जो महोत्सव है प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में आयोजित होता है, जिसका नाम है कोट महोत्सव। देखिए बहन, ये कोट महोत्सव 3 दिन तक आयोजित होने वाला उत्सव है, जो कि
कोट क्षेत्र पौड़ी में आयोजित होता है। तो ये भी याद रखना है, प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में कोट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है, तो कोट पौड़ी में होता है, जो कि 3 दिन तक मनाया जाने वाला उत्सव है। अगला जो है, रंग संस्कृति के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, तो रंग संस्कृति के लिए धारमा घाटी पिथौरागढ़ को जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, रंग संस्कृति धारमा घाटी पिथौरागढ़। देखिए फ्रेंड, अगला है वर्णोत्सव या फिर वारुणी यात्रा उत्सव, या फिर इसी को कहते हैं वारुणी पंचकोसी यात्रा, क्योंकि 5 कोस की दूरी इसमें नापी जाती है, तो इसीलिए पंचकोसी यात्रा। तो वारुणी पंचकोसी यात्रा का आयोजन कहाँ पर होता है, तो प्रत्येक वर्ष चैत्र संक्रांति को वरुणा एवं अश्विनी नदियों के मध्य ये उत्तरकाशी नगर में आयोजित होता है। तो ये भी याद रखना है, वारुणी पंचकोसी यात्रा का आयोजन तो उत्तरकाशी में वरुणा एवं अश्विनी नदी घाटी में ये आयोजित होता है। अगला जो उत्सव है, शेलकू उत्सव, जो कि भाद्र मास में 10 से 11 दिनों तक आयोजित होता है। ये भी दीपावली की तरह एक उत्सव है, जो कि उत्तरकाशी के कुछ गाँव में मनाया जाता है, या फिर हरसिल के कुछ गाँव में ये मनाया जाने वाला उत्सव है। तो शेलकू उत्सव भी उत्तरकाशी में मनाते हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड में हरियाली दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है, तो 16 जुलाई को यहाँ पर हरियाली दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पॉइंट भी याद रखना है, हरियाली दिवस तो 16 जुलाई। देखिए फ्रेंड, अगला जो दिवस है, शहीद दिवस, खासकर ये कुमाऊं क्षेत्र के जो सल्ट है वहाँ पर ये मनाया जाता है। सल्ट अल्मोड़ा में है, क्योंकि 5 सितंबर 1942 को सल्ट की घटना होती है, गोलीबारी होती है, जिस कारण काफ़ी लोग शहीद होते हैं। तो इसीलिए उन शहीदों को याद करने के लिए शहीद दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। तो सल्ट में शहीद दिवस कब मनाते हैं, तो 5 सितंबर, ये भी याद रखना है। और सल्ट कहाँ पर है, अल्मोड़ा में स्थित है। अगला हम बात करेंगे नंदा देवी राजत यात्रा। देखिए फ्रेंड, ये यात्रा प्रत्येक 12वें वर्ष चमोली के कांसवा गांव से होमकुंड तक 19 से 20 दिन तक आयोजित की जाने वाली एक धार्मिक यात्रा है, जो कि लगभग 280 किलोमीटर की यात्रा यहाँ पर होती है। और कितने दिन तक आयोजित होती है, तो 19 से 20 दिन तक आयोजित होती है, जो कि चमोली के नौटी गांव से लेकर होमकुंड तक जाती है, होमकुंड। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, इस नंदा देवी राजत यात्रा को यहाँ पर हिमालय का महाकुंभ नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो लगभग 8वीं सदी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, नंदा देवी राजत यात्रा का अन्य नाम हिमालय का महाकुंभ है, और इसकी शुरुआत 8वीं सदी में मानी जाती है कि 8वीं सदी में जो गढ़वाल के नरेश हुए होंगे तो उन्होंने ये यात्रा प्रारंभ करवाई थी। अगला जो इसमें पॉइंट है, नंदा राजत यात्रा, जो कि नंदा जी पार्वती जी की विदाई की यात्रा है। कांसवा से लेकर होमकुंड तक इसकी दूरी कितनी है, जैसे हमने बताया कांसवा से लेकर या फिर नौटी से लेकर होमकुंड तक इसकी दूरी कितनी है, तो 280 किलोमीटर ये दूरी तय की जाती है। इसमें ये पैदल दूरी तय की जाती है। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें विश्व की सबसे लंबी धार्मिक पैदल यात्रा, तो विश्व की सबसे लंबी धार्मिक पैदल यात्रा कौन सी है, तो नंदा देवी राजत यात्रा है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। अगर हम बात करें कि नंदा देवी राजत यात्रा में किस राज परिवार की विशेष भूमिका रहती है, तो चांदपुर गढ़ी के जो कांसवा गांव के कुंवर हैं, तो उनके द्वारा सबसे पहले इसका आयोजन किया जाता है। अगला पॉइंट है, नंदा जी की इस विदाई यात्रा में आगे आगे चलता है, तो इस यात्रा के आगे आगे एक 4 सिंग वाला मेंढा यानी कि 4 सिंग वाला बकरा चलता है, जिसको होमकुंड में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद बकरा अपने आप आगे जाता है। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें नंदा देवी राजत यात्रा का आयोजन, तो सन 2000 के बाद 12 वर्ष के बाद अर्थात सन 2012 में इसका आयोजन होना था, परंतु 2012 में न होकर इसका आयोजन कब हुआ, तो 14वें वर्ष हुआ। 18 अगस्त से लेकर 6 सितंबर 2014 में आयोजित होता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि अंतिम बार नंदा देवी राजत यात्रा का आयोजन कब हुआ था, तो 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 को हुआ था। देखिए फ्रेंड, इसी के साथ साथ चमोली जनपद में कुरुड़ से लेकर बेदनी कुंड तक एक धार्मिक यात्रा और निकाली जाती है, जिसको कहते हैं छोटी नंदा राजत यात्रा। और इस यात्रा का आयोजन प्रत्येक वर्ष यहाँ पर होता है, जिसको नंदा लोकजात यात्रा यहाँ पर कहते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, जो छोटी नंदा राजत यात्रा है उसका आयोजन कब होता है, तो प्रत्येक वर्ष होता है। और इसका अन्य नाम क्या है, तो नंदा लोकजात यात्रा है, जो कि कुरुड़ से लेकर बेदनी कुंड तक जाती है। देखिए फ्रेंड, अगली जो यात्रा है उसकी हम बात करेंगे, तो वो यात्रा है अस्कोट आराकोट यात्रा। तो अस्कोट कहाँ पड़ता है, तो पिथौरागढ़ में है, जो कि नेपाल सीमा पर स्थित है। और आराकोट कहाँ है, तो उत्तरकाशी में स्थित है। यानी कि ये यात्रा अस्कोट पिथौरागढ़ से लेकर आराकोट तक होती है। देखिए फ्रेंड, इस यात्रा की अगर बात करें कि ये आयोजित क्यों होती है, पहली बार कब आयोजित की गई, तो इसका जो उद्देश्य है गाँव-गाँव जाकर उनकी संस्कृति का आकलन करना, यानी कि उनकी संस्कृति को समझना। और इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो 1974 में इस यात्रा की पहली बार शुरुआत हुई थी, जो कि नैनीताल की एक संस्था है पहाड़ संस्था,
इसके द्वारा आयोजित की गई थी, अब भी उसी के द्वारा आयोजित की जाती है। अगर इसके आयोजन की बात करें कि कितने वर्षों बाद इसका आयोजन होता है, तो प्रत्येक 10 वर्ष बाद इसका आयोजन होता है, जो कि 45 दिन तक आयोजित की जाने वाली एक पैदल यात्रा है। 45 दिन तक पैदल चला जाता है। इसमें गांव-गांव की संस्कृति को यहाँ पर समझा जाता है, जो कि अस्कोट से लेकर आराकोट उत्तरकाशी के मध्य आयोजित होती है। इसमें अगर हम बात करें कि कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तो लगभग 1150 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा है, जिसमें टोटल 45 दिन तक यहाँ पर पैदल चलना पड़ता है। ये यात्रा 45 दिन में समाप्त होती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना है, प्रत्येक 10वें वर्ष गांव-गांव की संस्कृति को समझने के लिए या उसका आकलन करने के लिए कौन सी यात्रा होती है, तो अस्कोट आराकोट यात्रा होती है। अस्कोट जो कि पिथौरागढ़ में है, आराकोट उत्तरकाशी में स्थित है। कितने वर्ष बाद ये आयोजित होती है, तो 10वें वर्ष में ये आयोजित होती है। इसको कौन आयोजित करता है, तो नैनीताल की एक संस्था है पहाड़ संस्था, तो उसके द्वारा ये आयोजित की जाती है। तो पहली बार इसका आयोजन कब हुआ, तो 1974 में पहली बार इसका आयोजन हुआ। और लास्ट है इसमें कितने किलोमीटर की यात्रा है, तो 1150 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा है, जो कि 45 दिन में पूरी की जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और विश्व की सबसे लंबी पैदल यात्रा भी कौन सी है, तो अस्कोट आराकोट यात्रा है, जो कि 1150 किलोमीटर है। जबकि हमने धार्मिक यात्रा पढ़ा था कि विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा कौन सी है, तो नंदा देवी राजजात यात्रा है, जो लगभग 280 किलोमीटर यहाँ पर होती है। अगला पॉइंट इसमें है कि जो अस्कोट आराकोट यात्रा है, इसकी जो 5वीं यात्रा थी 25 मई से लेकर 7 जुलाई 2014 को हुई थी, जबकि इसकी 6वीं यात्रा कब हुई, तो ये 2024 में आयोजित हुई थी। आपको याद रखना है लास्ट टाइम 2024 में इसका आयोजन हुआ है, तो 2024 से पहले तो 10 साल कम करो तो 2014 में इसका आयोजन हुआ है। और ये कौन सा संस्करण था, तो इस बार 6वां यहाँ पर संस्करण था। अगला पॉइंट है कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो कि धारचूला पिथौरागढ़ से लेकर लिपुलेख दर्रे से होकर करनी पड़ती है। इसके लिए धारचूला से कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। देखिए फ्रेंड, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, तो ये दिल्ली से शुरू होती है और पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर मानसरोवर पहुंचा जाता है। तो उत्तराखंड की यहाँ पर बात हो रही है कि धारचूला से कितना पैदल चलना पड़ता है, तो धारचूला पिथौरागढ़ में है, तो यहाँ से 160 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब जाके मानसरोवर यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो लिपुलेख दर्रे पिथौरागढ़ से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट है प्रत्येक तीसरे वर्ष भाद्र मास में पूजा पाठ व किशोरों के उपनयन संस्कार हेतु लगभग 25 किलोमीटर की दुर्गम छिपला केदार यात्रा, जिसे स्थानीय लोग अर्ध कैलाश यात्रा भी कहते हैं, तो इसका आयोजन कहाँ पर होता है, तो ये पिथौरागढ़ में होता है। सभी लोग जानते हैं छिपला केदार कहाँ पर है, तो छिपला केदार पिथौरागढ़ में है, जिसको कुमाऊं में या फिर पिथौरागढ़ में हरिद्वार के समान यहाँ पर माना जाता है। तो प्रश्न आएगा, हरिद्वार के समान कुमाऊं में किस क्षेत्र को माना जाता है, तो छिपला केदार को यहाँ पर माना जाता है। तो इसी के सम्मान में एक यात्रा निकाली जाती है अर्ध कैलाश यात्रा, जो कि पिथौरागढ़ में आयोजित होती है। अगली जो यात्रा है, ये टिहरी के ऊपरी क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में आयोजित होती है, जिसे कहते हैं खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। तो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा का आयोजन कहाँ पर होता है, तो टिहरी में होता है, क्योंकि खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, तो टिहरी में स्थित है, तो इसका आयोजन भी वहीं पर होता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, तो राज्य की 5वां धाम यात्रा। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, किस यात्रा को राज्य की 5वां धाम यात्रा कहते हैं, तो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को कहते हैं। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में टिहरी के अंदर होता है। देखिए फ्रेंड, अगली जो यात्रा है पंवाली कांठा यात्रा। तो पंवाली कांठा यात्रा में क्या होता है कि पंवाली कांठा जो कि टिहरी के अंदर है, वहाँ से देवी देवताओं की डोलियों को उठाकर केदारनाथ तक ले जाया जाता है। तो केदारनाथ कहाँ है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो जो पंवाली कांठा यात्रा है, इसमें पंवाली कांठा से देवी देवताओं की डोली उठाकर केदारनाथ रुद्रप्रयाग के अंदर ले जाई जाती है, जिसका आयोजन अगस्त से सितंबर माह में टिहरी के अंदर होता है। ये पॉइंट भी याद रखना है। और इसमें कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, तो 29 किलोमीटर की ये दूरी यहाँ पर तय करनी पड़ती है। अगली जो यात्रा है, ये भी टिहरी में आयोजित होती है, जिसका नाम है गुरु मणिकनाथ जात यात्रा। तो ये भी प्रत्येक वर्ष 5 दिन तक आयोजित होने वाली यात्रा है, ये भी टिहरी के अंदर। अगली जो यात्रा है मरणा माई लोकजात यात्रा। तो मरणा माई लोकजात यात्रा का आयोजन प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में कहाँ पर आयोजित होता है, तो मध्यमेश्वर घाटी, जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है, दूसरे केदार के रूप में मध्यमेश्वर को जाना जाता है, तो यहीं पर इसका आयोजन होता है। कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, तो 64 किलोमीटर की दूरी इसमें तय करनी पड़ती है। अगला है हरियाली देवी कांठा यात्रा। तो हरियाली देवी कांठा यात्रा का आयोजन भी प्रत्येक वर्ष धनतेरस के अवसर पर आयोजित किया जाता है, जो कि जसोली रुद्रप्रयाग में आयोजित होती है। तो ये भी याद रखना है, हरियाली देवी कांठा यात्रा जसोली रुद्रप्रयाग में आयोजित की जाती है।
और हरियाली देवी मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी रुद्रप्रयाग में स्थित है। देखिए फ्रेंड, अगली जो यात्रा है जिसका आयोजन लगभग 90 वर्षों बाद किया गया है 7 अक्टूबर 2021 को, तो इसका नाम है चंडिका देवी जात यात्रा। तो इसका आयोजन 90 वर्षों बाद मेहड़ 10 जुलाई रुद्रप्रयाग में किया गया है। और आज का लास्ट पॉइंट है, भगवान बद्रीनाथ प्रत्येक वर्ष वामन द्वादशी को अपनी माता से मिलने जाते हैं। तो इनकी माता का मंदिर है माता मूर्ति मंदिर, तो ये कहाँ पर है, तो माणा में स्थित है। तो माता मूर्ति मंदिर माणा में ये मिलने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे धार्मिक यात्रा और जो महोत्सव है उनसे संबंधित तथ्य जो हमने पढ़े हैं। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं।